So in the last lecture we have discussed for the on the topic of performance comparison technique. उसमें हमने 3 मेथड्स देखे थे. There are 3 types of methods or techniques carried out in the find out the performance in between different types of CPU scheduling algorithm. तो जो CPU scheduling algorithms है उस पर हमें उसके comparisons हमें फाइंड आउट करना है. तो पहले तो सिलेक्शन क्राइटेरिया एक हो सकता है CPU यूटिलाइजेशन या फिर मैक्सिमम थ्रूपुट्स, मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन या मैक्सिमम थ्रूपुट्स. CPU यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि आपका CPU 100 टाइम्स यूटिलाइज होना चाहिए जॉब परफॉर्मेंस के लिए, तो वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देना चाहिए. अगर आपका CPU यूटिलाइजेशन मैक्सिमम है 100% है, इसका मतलब है कि आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको CPU यूटिलाइजेशन अच्छा दे रहा है. थ्रूपुट्स भी अच्छा होना चाहिए, जो आउटकम आ रहा है वो थ्रूपुट्स भी अच्छा होना चाहिए. उसके साथ साथ ये कुछ मेथड्स या टेक्निक्स है जो हम अप्लाइड करेंगे हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पे. तो पहला जो हमने कर लिया था डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग. तो डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग में ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं हर एक एल्गोरिदम के अंदर. जैसे हमने ये एक एग्जांपल लिया था प्रोसेस P1 से लेके प्रोसेस P5 तक. और CPU बर्स्ट टाइम सबको पता है. CPU बर्स्ट टाइम क्या होता है? इट इज़ द टोटल टाइम which is used to performing this process or engaging the CPU for that time. उस टाइम के लिए CPU को एंगेज किया जाता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, तो उसे हम CPU बर्स्ट टाइम कहते हैं. और ये टाइम मिली सेकंड में रहता है. तो जैसे प्रोसेस P1 का जो है टाइम क्या है 10 मिली सेकंड, P2 का 29 मिली सेकंड, P3 का 3 मिली सेकंड, P4 का 7 मिली सेकंड और P5 का 12 मिली सेकंड. अब ये जो एग्ज़ाम्पल है वो एग्ज़ाम्पल हम क्या करने वाले हैं, यूजिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिदम और राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, ये तीनों पे हम अप्लाई करने वाले हैं. तो तीनों के साथ हम उसका कंपैरिजन देखेंगे. राउंड रॉबिन में क्वांटम टाइम डिफाइन किया जाता है, वो है 10 मिली सेकंड. तो अगर हम पहला एग्जांपल लेते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा. तो सीक्वेंस यही फॉलो होगा P1 से लेके P5 तक. अब हर किसी का CPU बर्स्ट टाइम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं. तो CPU का यूटिलाइजेशन किस तरीके का हो रहा है, तो CPU बर्स्ट टाइम 0 से लेके 10 मिली सेकंड. देन उसमें फिर P2 के लिए 29 लग रहा है, तो P2 का 29 प्लस 10 39 प्लस 3 42 प्लस 7 49 एंड 49 प्लस 12 61. अब इसका एवरेज वेटिंग टाइम भी हमने कैलकुलेट किया. एवरेज वेटिंग टाइम का फॉर्मूला आपको पता है. वेटिंग टाइम हम कैसे निकालते हैं, रिस्पॉन्स टाइम माइनस अराइवल टाइम. तो हर एक प्रोसेस का अगर हमें निकालना है, P1 का निकालना है, तो रिस्पॉन्स टाइम क्या है उसका 0, अराइवल टाइम भी क्या है 0, तो क्या आएगा वेटिंग टाइम 0. एवरेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जितने भी वेटिंग टाइम्स निकलेंगे हर एक प्रोसेस के, उसका एडिशन होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस. तो फिर सेकंड P2 के लिए हम एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे. P2 का वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, अगेन अराइवल टाइम 10 मिली सेकंड और रिस्पॉन्स टाइम जो है वो 10 मिली सेकंड और अराइवल टाइम क्या है -0, तो 10 - 0 10. उसके बाद P3 का 39 - 0 39. देन 42 P4 का 42 - 0 42 एंड 49 - 0 49 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 28 मिली सेकंड. कल हमने ये सब चीज़ें रिपीट की थी, ये मैं फिर से एक बार बता रही हूँ आप लोगों को. उसी तरीके से हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है हमारा, उस पर भी हमने ये अप्लाई किया है. अभी शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में क्या होता है, जो जिसका जॉब टाइमिंग जो प्रोसेस टाइमिंग है CPU बर्स्ट टाइम जिसका कम है वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट की जाएंगी. तो एज़ पर दिस टेबल यहाँ पे P3 नाम की एक प्रोसेस है जिसका CPU बर्स्ट टाइम सबसे कम है, फिर P4 है, देन उसके बाद P5 है, देन P1 है और सबसे लास्ट में P2 है. तो यही सीक्वेंस यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको, P3 P4 P1 P5 एंड P2. ओके, और फिर उस हिसाब से उसके एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट किए गए. उसी तरीके से राउंड रॉबिन में हमने सबसे पहले हमें वहाँ पे टाइम क्वांटम देखना है. टाइम क्वांटम क्या है 10 मिली सेकंड. तो यहाँ पे राउंड रॉबिन में जो प्रोसेसेस कैरी ऑन होंगे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होंगे, बट हर एक प्रोसेस के CPU बर्स्ट टाइम के साथ साथ क्वांटम टाइम भी डिसाइड किया जाएगा.
तो यहाँ पे P1 प्रोसेस अगर मैं पहले एग्जीक्यूशन के लिए लेती हूँ तो उसका CPU बर्स्ट टाइम क्या है 10 मिलीसेकंड और हमारा टाइम क्वांटम भी कितना है 10 मिलीसेकंड। तो यानी ये P1 नाम की प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होने वाली है। जब P2 प्रोसेस रनिंग के लिए जाएंगी तो उसका CPU बर्स्ट टाइम क्या है 29 मिलीसेकंड और टाइम क्वांटम क्या है 10 मिलीसेकंड। तो 10 इज़ लेस दैन 29। तो जैसे ये टाइम लैप्स हो जाता है तो यहाँ पे आपकी P2 नाम की प्रोसेस जो है वो रिज्यूम हो जाएंगी, सस्पेंडेड हो जाएंगी और वो वेटिंग स्टेट पे चली जाएंगी। देन P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट की जाएंगी, उसका CPU बर्स्ट टाइम क्या है 3 और टाइम क्वांटम कितना है 10। अब ये बिफोर एग्जिट योर टाइम क्वांटम ये प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि ये इसके CPU बर्स्ट टाइम क्या है इसका कम है, 3 मिलीसेकंड का ही है। वैसे ही P4 में भी वही चीज़ होने वाली है, उसका भी CPU बर्स्ट टाइम 7 मिलीसेकंड है और हमारा टाइम क्वांटम क्या है 10 मिलीसेकंड। तो यहाँ पे भी सेम थिंग, यहाँ पे भी क्या होगा कि आपका प्रोसेस P4 सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा बिफोर एग्जिट योर टाइम क्वांटम। वैसे ही P5 अगर आती है तो उसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 दिख रहा है आपको यहाँ पे, बट यहाँ हमारा टाइम क्वांटम क्या है 10, तो यहाँ 10 अलोकेट होगा। जैसे टाइम क्वांटम आपका लैप्स हो जाता है तो आपकी P5 प्रोसेस जो है वो सस्पेंडेड हो जाएंगी, बट अभी इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर जो भी प्रोसेसेस सस्पेंडेड हुए हैं वो फिर से रीशेड्यूल किए जाते हैं रेडी स्टेट क्यू में। तो पहले कौन सी प्रोसेस सस्पेंडेड हुई थी, P2, ठीक है, 10 मिलीसेकंड के बाद, तो ये फिर से रीशेड्यूल की जाएंगी क्यू पे, रेडी स्टेट क्यू में। तो आफ्टर एग्जीक्यूटिंग P5 आपकी जो रेडी स्टेट क्यू में जो रीशेड्यूल की गई P2 प्रोसेस है वो रिज्यूम हो जाएंगी और इसका रिमेनिंग पार्ट कितना बचा था 19, 10 चला गया इसमें से पहले, अभी कितना बचा है 19। फिर से टाइम क्वांटम अप्लाई होगा 10 मिलीसेकंड तक। जैसे ही 10 मिलीसेकंड लैप्स हो जाते हैं ये फिर से सस्पेंडेड हो जाएंगी। फिर उसके बाद कौन सी आएंगी, उसके बाद आएंगी P5 प्रोसेस, क्योंकि P5 प्रोसेस के भी 2 मिलीसेकंड CPU बर्स्ट टाइम बचा हुआ था हमारा, ठीक है, और हमारा टाइम क्वांटम क्या है 10 मिलीसेकंड। तो ये लैप्स होने से पहले ही आपकी P5 प्रोसेस जो है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएंगी और फिर रिमेनिंग जितना भी टाइम है वो पूरा अलोकेट किया जाएगा P2 के लिए। तो यहाँ पे अगर हम गैंट चार्ट देखेंगे तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया गया है और फिर उसका वेटिंग टाइम निकाला गया है, तो वो हमें आया है 23 मिलीसेकंड। अब अगर हम हर एक एल्गोरिदम का टोटल एवरेज वेटिंग टाइम देखेंगे तो फर्स्ट एल्गोरिदम का है 28 मिलीसेकंड, सेकंड एल्गोरिदम का है 13 मिलीसेकंड और थर्ड का क्या है 23 मिलीसेकंड। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एल्गोरिदम मेरे कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन सा कहा जाएगा, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, क्योंकि इसका रिजल्टेंट क्या आया है, सबसे कम मिनिमम आया है, ठीक है। सो दैट क्लियरली शॉर्टेज जॉब फर्स्ट पॉलिसी results is less than 1/2 of the average waiting time obtained in first come first serve scheduling algorithm, less than 1/2 of यानी 13 और ये कितना है 28, तो लेस दैन 1/2 ऑफ आया है, तो इसलिए सबसे बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कौन सा रहेगा, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। बाय यूजिंग दिस मेथड, हमने कौन सी मेथड यूज़ की है, डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग। हमारी मेथड कौन सी है, डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग। तो इस मेथड के थ्रू मुझे ये पता चलता है कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम बेटर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। अब सेकंड मेथड हम, अब उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमने कल डिस्कस किए थे। एडवांटेजेस ये है कि इट इज़ वेरी सिंपल मेथड एंड वेरी फास्ट मेथड, गिव द एग्जैक्ट नंबर अलाउिंग द एल्गोरिदम टू बी कंपेयर्ड, एग्जैक्ट नंबर आपको देता है रिजल्टेंट करके, और दे आर यूजफुल इन द सिचुएशन वेयर द सेम प्रोग्राम आर रन ओवर एंड ओवर अगेन टू एग्जैक्टली मेजर द प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स एंड देन सिलेक्ट द बेस्ट एल्गोरिदम। तो ये 3 एडवांटेजेस है। तो डिसएडवांटेजेस ये है कि दिस मेथड इज़ यूजफुल ओनली फॉर द स्पेसिफिक सिचुएशन एंड रिक्वायर्स टू मच नॉलेज टू बी केयरफुल। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके एल्गोरिदम्स के नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम किस तरीके से वर्क करता है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट किस तरीके से, यानी गैंट चार्ट का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। गैंट चार्ट का नॉलेज रहेगा तो ही आप बता पाओगे कि विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज़ गिव द बेटर परफॉर्मेंस इन केस ऑफ डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग।
तो ये उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। फिर अभी हम आते हैं क्यूइंग एनालिसिस। क्यूइंग एनालिसिस मेथड क्या होती है? क्यूइंग एनालिसिस इन द कंप्यूटर सिस्टम और इन द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ नेटवर्क ऑफ सर्वर्स। कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क्स ऑफ सर्वर करके कहा गया है। मीन्स इट इज़ द सेट ऑफ सर्वर्स एंड ऑल दे आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क। नेटवर्क में वो कनेक्टेड है। अब वो सर्वर्स कौन कौन से हैं? तो ईच सर्वर्स वी कॉल एज अ CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड एक्सेट्रा, ठीक है। CPU भी एक सर्वर हम उसको कह सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितने भी है वो सब सर्वर्स है हमारे लिए। एंड हैज़ इट्स ओन क्यू, तो सबकी एक क्यू डिफाइन होती है। क्यू यानी पहले किसका काम है, ठीक है। ये सब तो डिवाइसेस है। CPU भी एक डिवाइस ही है, इनपुट आउटपुट भी, उसके भी अलग अलग डिवाइसेस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे अटैच है। बट उसकी एक क्यू फॉर्म होती है जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस आएंगे, पहले आउटपुट डिवाइसेस आएंगे क्या? नहीं, सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस आएंगे जिसके थ्रू हम कमांड दे रहे हैं। फिर उसके बाद CPU आएगा, फिर उसके बाद अदर कोई रिसोर्सेज से वो आएंगे, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट या जो भी अदर इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज है वो सब आएंगे। और सबसे फाइनल में क्या आएगा? आउटपुट डिवाइसेस, जहाँ से हम रिजल्टेंट हमारा आउटपुट होता है। तो उसकी एक ओन क्यू फॉर्म होती है हर एक सर्वर्स की। द अराइवल रेट एंड द सर्विस रेट ऑफ द प्रोसेसेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग सम मेथड्स। तो हम वहाँ पे हम ये जो हमारे डिवाइसेस है, पूरे जो हमारे सर्वर्स है, उसकी जो ओन क्यू फॉर्म होती है, तो हर एक डिवाइस के लिए उसका अराइवल रेट क्या है, उसका सर्विस रेट क्या है, वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसका भी रेट क्या है। तो ये हम सब एस्टिमेट करते हैं बाय यूजिंग सम मेथड्स। जैसे अल्गोरिदम्स हमने फॉर एग्जांपल अल्गोरिदम जो हमने इसके पहले पढ़े थे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट वगैरह, ठीक है। वो भी क्या है? ऑल दीज आर अल्गोरिदम आर बेसिकली यूज्ड फॉर डिफाइनिंग सम प्रोसेसेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। प्रोसेसेस को क्या क्या रिक्वायरमेंट है और हर एक रिसोर्स के लिए कितना टाइम अलोकेट होने वाला है, इनपुट आउटपुट टाइम क्या है, CPU टाइम क्या है, CPU बर्स्ट टाइम क्या है। तो आपकी थ्रू आउट द प्रोसेस, स्टार्टिंग से लेके इनपुट से लेके आउटपुट तक जो भी प्रोसेस आपकी चलने वाली है, सबके लिए हम यहाँ पे रेट्स डिफाइन करते हैं, टाइम रेट डिफाइन करते हैं। तो अराइवल रेट क्या है? वो कब अराइव होने वाले हैं रेडी स्टेट क्यू में, और वो जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो रिसोर्सेज लेगा, उसका सर्विस रेट क्या है। तो ये सब हम कैलकुलेशन किसके थ्रू करते हैं? बाय यूजिंग सम अल्गोरिदम्स एंड देन यूज्ड टू कंप्यूट यूटिलाइजेशन। कंप्यूट यूटिलाइजेशन यानी किसका? CPU का यूटिलाइजेशन हम चेक करते हैं कि CPU हमें 100 टाइम्स यूटिलाइजेशन दे रहा है क्या। एवरेज क्यू लेंथ, आपके रेडी स्टेट क्यू में एवरेज उसकी क्यू लेंथ कितनी है। हाउ मेनी प्रोसेसेस आर रनिंग इन योर क्यू रेडी स्टेट क्यू में कितने प्रोसेसेस रेडी स्टेट में अवेलेबल है या नहीं है, कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, उसकी लेंथ क्या है, ये उसका हम एवरेज डिफाइन करते हैं या निकाल सकते हैं। एवरेज वेटिंग टाइम फॉर एवरी प्रोसेस, जो भी रेडी स्टेट में जो प्रोसेस है रेडी स्टेट में है, उसका हम वेटिंग टाइम भी डिफाइन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, तो उसे ही कहा जाता है, वो पूरे स्टडी को कहा जाता है क्यूइंग नेटवर्क एनालिसिस। तो क्यूइंग एनालिसिस मीन्स जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी डिवाइसेस हमें लगने वाले हैं हमारे प्रोसेसेस को रन करने के लिए, उन सभी का अराइविंग रेट, देन सर्विस रेट, उसके बाद आपके CPU का यूटिलाइजेशन कितना है, हर क्यू आपके रेडी स्टेट क्यू में नंबर, उसकी लेंथ क्या है, आपके जॉब्स की या प्रोसेसेस की रन करने की या रेडी रहने की एवरेज लेंथ कितनी कैलकुलेट हो रही है, हर एक प्रोसेस का वेटिंग टाइम कितना कैलकुलेट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जब हम फाइंड आउट करते हैं हमारे सभी सर्वर्स के लिए जो हमारे नेटवर्क में है जॉब परफॉर्मेंस के लिए, उसे ही हम कहते हैं क्यूइंग नेटवर्क एनालिसिस। ओके, फॉर एग्जांपल स्मॉल n, जिसे हम बता रहे हैं कि एवरेज क्यू लेंथ, उस आपके क्यू लेंथ मीन्स जो रेडी स्टेट में जितने प्रोसेसेस अराइव होते हैं, ठीक है। सबसे पहले 5 स्टेट्स हमने देखे थे प्रोसेस के, ठीक है, न्यू, देन टर्मिनेटेड, और इन दोनों के बीच में 3 स्टेट्स देखे थे, रेडी, रनिंग और वेट। तो सबसे पहले न्यू स्टेट में क्या होती है? न्यू प्रोसेस अराइव होती है। रेडी स्टेट में रेडी प्रोसेस रेडी स्टेट में अराइव होती है।
रनिंग स्टेट में जो प्रोसेस जिसको CPU अलोकेट होता है वो रनिंग स्टेट में चली जाती है। अगर कुछ भी इंटरप्शन आता है तो वो वेटिंग स्टेट में, सस्पेंडेड होती है तो वो वेटिंग स्टेट में चली जाती है। अगर सक्सेसफुली उसका एग्जीक्यूशन हो गया तो वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाती है। तो ये 5 उसके हर एक प्रोसेस के स्टेट्स रहते हैं। तो एवरेज क्यू लेंथ मीन्स जो न्यू प्रोसेस अराइव हो रही है आपके रेडी स्टेट में, तो उसकी लेंथ, एवरेज लेंथ कितनी है, हाउ मेनी प्रोसेसेस आर प्रेजेंट इन योर रेडी स्टेट, तो उसका एवरेज क्यू लेंथ डिनोट किया गया है स्मॉल n से, ठीक है, वेरिएबल लिया है स्मॉल n। कैपिटल W मीन्स एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू, तो जो रनिंग स्टेट में जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, तो जो रेडी स्टेट में प्रोसेस प्रेजेंट है उसका वेटिंग टाइम, वो कितने वेटिंग टाइम तक रेडी क्यू में प्रेजेंट है, तो उसका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना, तो वो रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल W से। लैम्बडा, लैम्बडा मीन्स अराइवल, एवरेज अराइवल रेट फॉर द न्यू प्रोसेसेस इन द क्यू, जो भी नई प्रोसेस आ रही है तो उसका अराइवल रेट क्या है वो इंडिकेट किया गया है लैम्बडा से। सच एज 3 प्रोसेसेस और पर सेकंड, एक तो 3 प्रोसेसेस एक साथ आ रही है या एक पर सेकंड, हर एक सेकंड के बाद एक एक करके आ रही है, तो वो अराइवल रेट कैलकुलेट किया गया है बाय यूजिंग द वेरिएबल लैम्बडा। तो यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करते हैं, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, न्यू प्रोसेसेस दैट अराइव इन द क्यू ड्यूरिंग द टाइम। अगर हमें नई प्रोसेस अगर अराइव कर रही है क्यू में, तो उसका अगर हमें कैलकुलेशन करना है, वेटिंग, उसका वेटिंग टाइम अगर निकालना है, अराइवल टाइम निकालना है या फिर वेटिंग टाइम निकालना है। अराइवल टाइम अगर हमें निकालना है, यहाँ पे हम अराइवल टाइम निकाल रहे हैं, तो जो नई प्रोसेस आ रही है उसका अराइवल टाइम हमें निकालना है, तो वो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, W इक्वल टू लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय W। W क्या है, ये वेटिंग टाइम है, W क्या है, एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू, क्यू में जो भी प्रोसेसेस है उसका एवरेज वेटिंग टाइम। तो जब नई प्रोसेस आएंगी तो जो भी करंट प्रोसेस है उसको रनिंग स्टेट में डाला जाएगा, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन किया है यहाँ पे, लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय W। फॉर स्टेडी कंडीशन नंबर ऑफ प्रोसेसेस लिविंग क्यू इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोसेसेस अराइविंग इन द क्यू। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस लीव करते हैं यानी छोड़ के जाते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोसेसेस अराइव करते हैं न्यूली। जैसे 2 प्रोसेसेस जो है रेडी स्टेट क्यू में वेटिंग स्टेट में है, तो वो अगर रनिंग स्टेट में चली जाएंगी वो अगर प्रोसेस, तो एक नई प्रोसेस अराइव हो जाएंगे आपके क्यू के अंदर। मीन्स क्यू की जो एवरेज लेंथ है, क्यू लेंथ है, वो मैनेज की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके रेडी स्टेट क्यू में 5 प्रोसेसेस रेडी स्टेट में है, तो 5 में से अगर फ्रंट वाली जो भी प्रोसेस होंगी वो अगर रनिंग में जैसे चली जाएंगी तो रिमेनिंग कितनी बची है 4, बट 5 को मैनेज किया जाता है। जैसे ही 4 बचेगी एक नई प्रोसेस उसमें ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसेस लिविंग द क्यू इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोसेसेस अराइविंग इन द क्यू, तो यहाँ पे मैनेज किया जाता है उसको, वो क्यू को मैनेज किया जाता है। एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज लिटिल्स फार्मूला, उसको लिटिल्स फार्मूला कहा जाता है। क्लियरली knowing any of the 2 variable the value of third variable can easily computed। तो इसमें से अगर आपको कोई भी 2 वैल्यू पता है, आपको अगर सपोज दैट अराइवल टाइम पता है या फिर आपको हाउ मेनी प्रोसेसेस आर प्रेजेंट इन योर रेडी स्टेट क्यू, रेडी स्टेट क्यू में कितने प्रोसेसेस प्रेजेंट है ये भी अगर आपको पता है, या अराइवल टाइमिंग पता है या फिर वेटिंग टाइम पता है, तो ये तीनों में से अगर 2 भी वेरिएबल की वैल्यू पता है तो थर्ड की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो द फॉर्मूला इज़ n इक्वल टू लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय W। ये फॉर्मूला, इसमें से 2 भी वैल्यू अगर आपको पता है तो आप इजीली थर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आइदर आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, क्यू लेंथ, या फिर आप अराइवल टाइम फाइंड आउट कर सकते हो न्यू प्रोसेस का, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोसेस का वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर सकते हो। तो 3 वैल्यू में से अगर 2 भी वेरिएबल की वैल्यू आपको पता है तो थर्ड वेरिएबल की वैल्यू आप इजीली कंप्यूट कर सकते हो। ये है क्यूइंग मॉडल, ठीक है, क्यूइंग एनालिसिस कहते हैं इसको, क्यूइंग नेटवर्क एनालिसिस। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज क्या है? इट इज़ यूजफुल इन कंप्यूटिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इन सिचुएशन वेयर देयर इज़ नो स्टैटिक सेट ऑफ प्रोसेसेस रनिंग एट अ टाइम। स्टैटिक सेट ऑफ प्रोसेसेस रनिंग एट अ टाइम, अगर स्टैटिक मीन्स डायनामिक एंड स्टैटिक, डायनामिक मीन्स
जैसे कहीं कैसे भी आ रही है प्रोसेसेस, ठीक है, एट रनिंग टाइम कोई प्रोसेस अराइव हो रही है, उसको हम डायनामिकली चेंजेस हो रहे हैं कुछ वैल्यूज़ में, तो उसे हम डायनामिक बोलते हैं। स्टैटिक मीन्स जो ऑलरेडी प्री डिफाइन है उसे हम स्टैटिक कहते हैं। तो ये कैसे है, जो न्यू प्रोसेस अराइव हो रही है उसका भी टाइम हमें पता है, वेटिंग टाइम भी हमें पता है, तो हम इजीली लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं क्यू सेट्स का, या फिर क्यू सेट का लेंथ मुझे पता है तो मैं वेटिंग, या अराइवल टाइमिंग पता है तो मैं वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो अगर स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन अगर है, ऑलरेडी मुझे वेरिएबल की वैल्यूज़ पता है 3 में से 2 की, तो मैं इजीली थर्ड की कैलकुलेशन कर सकती हूँ। तो स्टैटिक सेट्स ऑफ प्रोसेसेस के लिए ये इजीली अप्लाई होता है, डायनामिक के लिए नहीं होगा। तो स्टैटिक सेट ऑफ प्रोसेसेस के लिए ये मेथड्स इजीली अप्लाई हो सकती है। तो अगर आपके यहाँ पे आपके सिस्टम में अगर स्टैटिक सेट्स ऑफ प्रोसेसेस अराइव हो रही है, ऑलरेडी प्री डिफाइन है कि इतने प्रोसेसेस आने वाले हैं, उसका रेडी स्टेट में इतने नंबर ऑफ प्रोसेसेस प्रेजेंट रहने वाले हैं, तो आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम पे ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, क्यूइंग एनालिसिस या क्यूइंग नेटवर्क मॉडल या क्यूइंग नेटवर्क एनालिसिस मॉडल। डिसएडवांटेज क्या है, द formulas used in this method are based on many assumptions. Also, it is difficult to determine arrival or service distribution. Thus, the result obtained from queuing model are only approximation of the real system. Obviously, हम यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हमें पता है, there are 3 types of variables, एक arrival time, waiting time and queue length. तो तीनों में से अगर मुझे 2 वैल्यूज़ पता है तो मैं इजीली थर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, बट ऑल दीज आर डिपेंड ऑन ओनली अजम्पशंस। हम सिर्फ अजम्पशन वैल्यूज़ ही ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि इस मॉडल के थ्रू जो भी हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे वो हमें एग्जैक्ट नहीं मिलेंगी। जैसे इसके पहले हमने डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग में जो भी वैल्यूज़ या जो रिजल्ट हमने कैलकुलेट किए थे वो एग्जैक्ट हमें मिले थे, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमने लिए थे, फिर उस पर हमने तीनों एल्गोरिदम्स अप्लाई किए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एंड राउंड रॉबिन, ठीक है। तीनों में भी जो वैल्यूज़ जो रिजल्टेंट हमें मिला था वो हमें एग्जैक्ट मिला था, और उसमें से हमने बताया था कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे। लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ये हमारा क्या है, पूरा अजम्पशन है। तो अजम्पशन है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन हमें मिल सकता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। ये इस मेथड का एक डिसएडवांटेज है कि हमें अप्रॉक्सीमेशन मिल रहा है, एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल रही है। Then third method is सिमुलेटर्स। सिमुलेटर्स क्या होता है? तो सिमुलेटर एक ऐसी चीज़ है कि जिसके थ्रू हम एनालिसिस कर सकते हैं एल्गोरिदम्स को। सिमुलेटर एक एनालाइज़र है, एक मॉडल है, एनालाइजिंग मॉडल है, जिसमें हम हमारे एल्गोरिदम्स को रन करते हैं कोई वैल्यूज़ लेके, वेरिएबल वैल्यूज़ लेके, और वो वैल्यूज़ हम इंक्रीज़ करते रहते हैं, और इंक्रीज़ करके हम उस एल्गोरिदम को जो है उसका रिजल्टेंट चेक करते रहते हैं। तो उसकी वैल्यूज़ को जैसे वो हम सिमुलेटर्स की वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे रिजल्टेंट हमारे जो है वो अलग अलग आते जाएंगे। और उसमें से जो भी हमें एक कांस्टेंट या एक एवरेज वैल्यू हमें अगर फाइंड आउट होती है तो वो हम रिजल्टेंट सेट करके कैलकुलेट करते हैं, तो वो सिमुलेटर मेथड होती है, उसे हम सिमुलेटर्स कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रोग्रामिंग अ मॉडल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो वो एक सिमुलेटर मीन्स इट इज़ वन ऑफ द सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है, इट इज़ अ प्रोग्राम, ठीक है, एक वो प्रोग्राम है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फिट रहता है। और सिमुलेटर हैज़ अ वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग अ क्लॉक। तो उसमें कुछ वेरिएबल्स दिए जाते हैं और टाइम सेट किया जाता है। एज दिस वेरिएबल वैल्यू इज़ इंक्रीज, सिमुलेटर मॉडिफाइज द सिस्टम स्टेट टू रिफ्लेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिवाइसेस एंड प्रोसेसेस। तो जैसे जैसे हम उस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाते हैं, वैसे वैसे वो आपके सिस्टम के जो भी डिवाइसेस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या सीपीयू हो गया, या प्रोसेसेस, जो जॉब्स या जो टास्क आप रन कर रहे हो, उसकी एक्टिविटीज़ में कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आता जाता है। तो सिमुलेटर्स
जो वेरिएबल यूज़ करता है वो वेरिएबल की वैल्यू जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो वो आपके डिवाइसेस या प्रोसेसेस की एक्टिविटीज़ में चेंजेस दिखाई देंगे आपको. As the simulators executes statistics that indicates algorithm performance are evaluated. The data used to drive the simulators can be generated using random number generator mathematical or empirical distribution trace tapes which are created by monitoring the sequence of events on real system. तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं वो एक रैंडम नंबर जनरेटर रहता है, रैंडम नंबर रहता है जो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम जनरेटर रहता है. सिस्टम वो क्रिएट करता है रैंडम नंबर को और फिर वो नंबर लेके हम हमारा एल्गोरिदम ट्रेस करते हैं और अब हमें रिजल्टेंट मिलता है. तो वो डिवाइसेस हमारा एल्गोरिदम जिस डिवाइसेस पे अप्लाई हो रहा है या जो डिवाइसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या सीपीयू है या प्रोसेसेस है उसके ऊपर हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को अप्लाई करते हैं और हमें रिजल्टेंट मिलता है, प्रोग्राम हमारा रन होता है. तो कुछ इस तरीके का उसका ये रहेगा सिमुलेटर्स का यूज़. सीपीयू शेड्यूलिंग यूजिंग सिमुलेशंस एज शोन इन द फिगर. जैसे अगर हम एक रिसोर्स लेते हैं हमारा सीपीयू, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, सीपीयू हो गया, प्रोसेसेस, ये हमारे सब क्या है, रिसोर्सेस है. तो सीपीयू अगर हम लेते हैं तो एक्चुअल प्रोसेस आपकी जैसे एग्जीक्यूशन स्टेट में है तो सीपीयू बर्स्ट टाइम कितना लगेगा, इनपुट आउटपुट का टाइमिंग क्या है, फिर से सीपीयू बर्स्ट टाइम क्या है. तो हर एक एल्गोरिदम के लिए सिमुलेशंस अप्लाई होगा. जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए सिमुलेटर अप्लाई होगा, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के लिए सिमुलेटर अप्लाई होगा और राउंड रॉबिन के लिए सिमुलेटर अप्लाई होगा. और सभी एल्गोरिदम्स का परफॉर्मेंस जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा. ओके, तो उसे ये ट्रेस किया जाता है बाय यूजिंग दिस टाइम. ये जो मिली सेकंड में जो सीपीयू टाइम है या इनपुट आउटपुट टाइम है तो इसे हम ट्रेस करते हैं सिमुलेटर पे और हर एक एल्गोरिदम के लिए, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए या शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के लिए, राउंड रॉबिन के लिए. और फिर उसका परफॉर्मेंस हम ये करते हैं, चेक करते हैं, रिजल्टेंट जो भी आएगा वो हम चेक करेंगे. अब ये 3 मेथड्स हो जाने के बाद पहली मेथड कौन सी थी, डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग. सेकंड वन इज़ द सेकंड क्या थी मेथड हमारी सिमुलेटर के पहले, क्यूइंग एनालिसिस, ठीक है, क्यूइंग एनालिसिस. एंड थर्ड वन इज़ द सिमुलेटर. ये 3 मेथड्स के बाद हमारा फोर्थ टॉपिक आता है इम्प्लीमेंटेशन का. इन दिस मेथड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज़ कोडेड अप एंड एक्चुअली पुट ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम. यानी अब जो भी मेथड्स हमने अप्लाई की थी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स. पहले तो हमें क्राइटेरिया भी है, 2 क्राइटेरिया है, मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड मैक्सिमाइज द थ्रूपुट्स. ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाइड होने के बाद ये तीनों मेथड्स हमें अप्लाई करनी है एल्गोरिदम के ऊपर. डिटर्मिनिस्टिक मॉडलिंग, देन एनालिसिस, क्यूइंग नेटवर्क एनालिसिस एंड थर्ड वन इज़ द सिमुलेटर्स. अब ये मेथड्स अप्लाई करने के बाद हम फोर्थ पोजीशन पे आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे. तो हमें कौन से एल्गोरिदम का या कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का कोड करना है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में. तो ये मेथड्स हमें बताएंगे कि विच टाइप ऑफ एल्गोरिदम इज़ सूटेबल फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हमें अगर सपोज दैट हमें शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट ये एल्गोरिदम हमें इस मेथड के थ्रू बताया गया कि ये ऐसा एल्गोरिदम है जो आप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में सेट कर सकते हो. तो अब आता है इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट. तो इन दिस मेथड द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज़ कोडेड अप and actually put on the operating system. It is then evaluated in real system under the real operating condition. However, this method is quite expensive because every time the algorithm has to be evaluated. अब जब इवेल्युएशन इम्प्लीमेंटेशन का जब भी पार्ट आता है तो उसमें कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ती है क्योंकि हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. तो अगर मुझे मेरे मेथड्स ने जो भी मैंने परफॉर्मेंस कंपैरिजन किया है और उस परफॉर्मेंस कंपैरिजन में जो मेथड्स मैंने यूज़ किए हैं उसमें से मुझे रिजल्टेंट ये मिला है कि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिदम इज़ बेटर फॉर माय ऑपरेटिंग सिस्टम. मेरे कंप्यूटर सिस्टम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैं इंस्टॉल करने चाहती हूँ उसमें शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिदम बेस्ट है, उसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, बेटर है.
तो मुझे इम्प्लीमेंट करके देखना है। तो उसमें मेरी वो जो इम्प्लीमेंटेशन रहता है वो एक्चुअल रियल टाइम सिस्टम पे मुझे इम्प्लीमेंट करके इवेल्युएट करके देखना पड़ता है। तो उसका जो कॉस्टिंग रहती है वो एक्सपेंसिव जाती है थोड़ी। इट विल बी कोडेड अप, क्योंकि उसका कोडिंग रहेगा, एल्गोरिदम का कोड करना पड़ेगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में फीड करना पड़ेगा और फिर उसका इवेल्युएशन करना पड़ेगा। तो वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट रहता है। इट विल बी कोडेड अप एंड operating system would be modified. This is not desirable, as constantly changing operating system would not help the user in getting their work done. अब एडवांटेजेस क्या है इसमें? इम्प्लीमेंटेशन है तो इसका एडवांटेज ये है कि इट गिव्स एन एक्यूरेट इवैल्यूएशन ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एज अ रियल इनपुट आर यूज। तो इसके थ्रू अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें एक्चुअल इवैल्यूएशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उसमें कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा जाएंगी, बट हमें एक्चुअल इवैल्यूएशन पता चलेगा उस पर्टिकुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का। डिसएडवांटेज ये हो सकते हैं कि सबसे पहला, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। फॉर इम्प्लीमेंटेशन इट रिक्वायर्स मोर कंप्यूटर टाइम। इम्प्लीमेंटेशन करना है, इवैल्यूएट करना है मुझे, तो मुझे कंप्यूटर टाइम भी वहाँ पे ज़्यादा लगेगा। स्पीड अच्छी लगेगी। डिज़ाइनिंग पार्ट और कोडिंग पार्ट और डिबगिंग पार्ट ऑफ सिमुलेटर्स इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। सिमुलेटर जो रहता है वो एक प्रोग्राम रहता है, तो उसमें डिज़ाइनिंग पार्ट भी रहता है, कोडिंग पार्ट भी रहता है और डिबगिंग पार्ट भी रहता है। तो वो जो सिमुलेटर हम यूज़ करेंगे वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, उसके लिए हमें थोड़ा प्रोग्रामिंग नॉलेज भी चाहिए और ऐसे कुछ ऑपरेटर्स चाहिए जो जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम अच्छे से पता है। ट्रेस स्टेप्स रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस। जब मैं कोई ट्रेसिंग करती हूँ, ठीक है, अगर किसी प्रोग्राम को या एल्गोरिदम को मैं ट्रेस कर रही हूँ वेरिएबल वैल्यूज़ असाइन करके, तो उसमें मेमोरी स्पेस वो ज़्यादा लेता है। ट्रेसिंग करने का काम जो रहता है, डिबगिंग और ट्रेसिंग, उसमें मेमोरी स्पेस, मेमोरी अमाउंट अलोकेशन ज़्यादा होता है। तो ये सब डिफ़िकल्टीज़ आ सकती है अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन करना चाहती हूँ तो। बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो मुझे पता चलेगा कि शेड्यूलिंग एल्गोरिदम किस तरीके से इवैल्यूएट हो रहा है मेरे सिस्टम के ऊपर। तो दिस इज़ द इंटरनल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरनल पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो परफॉर्मेंस कंपैरिजन वाला टॉपिक है ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है।